हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू पास्ट ईयर क्वेश्चन थोड़े बहुत बचते हैं, 15 से 20 मिनट का लेक्चर है, फटाफट से खत्म करते हैं। ठीक है जी। बाबू आज हमें लगेगा 60 to 70% के बीच में हमने कहीं ना कहीं डेटा सिलेबस पूरा कर लिया है। बाबू सामने देख रहे हैं बेटा, कल ना हमने ये क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया था, फिर वाइंड अप कर दिया था बैच। टोटल आज 13-14 क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से, जिसमें से बेटा ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए हैं। 3 से 4 बातें थोड़ी सी नहीं आएंगी, उन्हें देख लेंगे। ठीक है जी। बाकी सभी क्वेश्चन बस मुझे रीड ही कराने हैं, आंसर आपको पता है। तो क्वेश्चन ठीक ठाक है, ये भी ठीक है ना। सिर्फ आपसे एनालिसिस की उम्मीद करते हैं, वो और कर देंगे हम, उम्मीद है। कहता है कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द 3 नेबरिंग नेशन। बेटा ढंग से रीड करना, मतलब ही समझो। कहता है एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ये वो एक्सपोर्ट है जो बेटा मतलब कायदे से ये पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। ठीक है ना जी। 2004-05 में इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता था पाकिस्तान को, 18-19 में कितना, और ये किस किस रेट से ग्रो रहा है। ठीक है ना जी। बेटा सेम चाइना को हम कितना एक्सपोर्ट कर देते हैं, 2004-05 में कितना करते थे, देन बेटा 18-19 में कितना करते थे, और किस रेट से ये भी ग्रो रहा है। ठीक है जी। आगे बढ़ो। इंपोर्ट्स टू इंडिया, भैया इंडिया कितना इंपोर्ट करता है। बेटा पाकिस्तान से हम कितना करते थे 2004-05 में, 18-19 में कितना करते हैं, एनुअल रेट क्या है ग्रोथ का। ठीक है ना जी। सिर्फ रेट पे मत जाना कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं जी, इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, थोड़ा सा अमाउंट पे भी नजर घुमा लो। ठीक है जी। और चाइना पे तो स्पेशली नजर घुमा लो। ठीक है ना जी। 2000 इंपोर्ट कितना कर रहा है इंडिया चाइना से 2004-05 में, 18-19 में कितना किया, और रेट देख लो ग्रोथ का। ठीक है जी। अब मेरा हिसाब से कहीं ना कहीं दिमाग में आ गया होगा लिखना क्या है। ठीक है ना जी। अगर मैं आपको इनका आंसर बता दूं, बाकी 3 जगह पे तो इन्होंने सिर्फ स्टैट्स मेंशन कर दिए कि जी ये है, जी ये है, जी ये है जी। जब यहाँ इसका नंबर है तो एनालिसिस ठीक ठाक कर दिया इन्होंने। ठीक है ना। और अगर आप भी यही पाओगे ज्यादातर, तो बेटा ये तो क्लियर हो रहा है कि हम एक्सपोर्ट तो चाइना को कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं। ये देखो इंपोर्ट, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 3.5 गुना, उससे भी कुछ ज्यादा। ठीक है ना बेटा, अमाउंट वाइज। और ग्रोथ देख रहे हो बेटा, ओवर डिपेंडेंसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन चाइनीज गुड्स, ओवर डिपेंडेंसी। ठीक है ना बेटा। अगर मैं आपको बताऊं ना, ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे बुरा इंपैक्ट होता है कि आप एक कंट्री पे इतना ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो कि बेटा गलती से आपके पॉलिटिकल रिलेशन खराब हुए तो बेटा होगा क्या, समझ सकते हो बेटा इस सिचुएशन को। बस इसी चीज को इन्होंने घुमा फिरा कर लिखा हुआ है। ठीक है जी। एक बार इनका रीड कर लेते हैं आंसर, पढ़ना जी, फटाफट से पढ़ना। आपने देखा स्टैट्स के अलावा कुछ भी नहीं है यहां तक, सिर्फ स्टैट्स ही तो लिखे, आगे बढ़ना। यहां तक भी सिर्फ स्टैट्स, वही सब स्टैट्स है ना इस पूरे पैराग्राफ में। अब सिर्फ ये वाली सिचुएशन को एक्सप्लेन किया होगा। बस बाबू बस, हैव डन। चलो चलो। वो कहता है कंपेयर इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेमोग्राफी। सर डेमोग्राफिक इंडिकेटर सभी पढ़े हुए हैं, वो 6 के 6 वो टेबल याद है। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान कंपेयर हो जाएंगे, बल्कि चाइना भी कंपेयर करा लो, बच्चे कह रहे हैं, उसको क्यों छोड़ दिया। आगे बढ़ाओ जी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा, कमेंट ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अमंग द 3 कंट्री। भैया कर लेंगे कंपेयर, खाली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की क्या बात कर रहे हो। विच कंट्री हैज मोस्ट स्क्यूड इन सेक्स रेशो, इंडिया दिखाई दे रहा, पता भी हमें। ठीक है जी। टेबल ना भी देते तब भी बता देते। स्क्यूड हाँ सबसे कम, सबसे खराब कह लो। ठीक है जी। डन, हैव डन। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। बेटा इंडिया पाकिस्तान कहता तो सारी सिमिलैरिटी है, चाइना के साथ ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बस ये कह सकते हो तीनों कंट्री को इंडिपेंडेंस आसपास मिली, तीनों कंट्री ने बहुत ज्यादा फोकस किया अपने पब्लिक सेक्टर को, इंडस्ट्रियलाइजेशन का झंडा भी पब्लिक सेक्टर के सारे गाड़ा।
ठीक है ना, 1980s तक ग्रोथ पाथ पे भी सेम ही थे, आसपास ही इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, होगी सिमिलरिटी सारी पूरी खत्म। चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं। हैव डन, बढ़ाएं बात को आगे। बाबू, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म इन चाइना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना सर। ये आपको बताने के बाद दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द वन चाइल्ड नॉर्म इन चाइना? वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से बेटा चाइना में क्या क्या इंपैक्ट पड़े? हैंड रेस ऐसे नहीं। हाँ क्रिश, हाँ ठीक है। बाबू, एल्डरली पीपल बहुत ज्यादा हो गए एक टाइम के बाद, ठीक है ना, जबकि यंगस्टर बहुत कम रह गए। लेकिन ये एक टाइम के बाद हुआ। सबसे पहला इंपैक्ट क्या पड़ा? लो पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे पहला काम तो यही हुआ ना, लो पॉपुलेशन ग्रोथ। एक और इंपैक्ट पड़ा जो आपने कल पढ़ा था, स्क्यूड सेक्स रेशो, ठीक है ना बेटा। अब लोगों के दिमाग में क्या था, एक ही तो बच्चे को जन्म दे सकते हो आप, वन चाइल्ड पॉलिसी थी, तो कहीं ना कहीं वो मैनेज हो जाता है बेटा। जांच कराओ जी, अच्छा जी फीमेल चाइल्ड है तो भैया अबॉर्ट करा लो, खत्म करो बच्चे को, और मेल चाइल्ड है तो जन्म दे दो, ठीक है ना। तो भैया सबसे पहला इंपैक्ट था लो पॉपुलेशन ग्रोथ। देन सेकेंड इंपैक्ट इज स्क्यूड सेक्स रेशो। थर्ड इंपैक्ट इज एल्डरली पीपल बढ़ गए थे, यंगस्टर कम हो गए थे। और चौथा और सबसे बढ़िया इंपैक्ट, जब बेटा एल्डरली पीपल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब सब रिटायरमेंट की एज पे आ जाते हैं, तो बेटा गवर्नमेंट के ऊपर सोशल सिक्योरिटी का बर्डन बहुत बढ़ गया। भैया वहां तो पूरा का पूरा सोशलाइज्ड इकोनॉमी है। आप सब समझते होंगे मेरा ख्याल, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी। कभी ना कभी मैंने इको में भी बात की है, बिजनेस में भी बहुत बार बात की है, ठीक है ना। ऑल ओके, समझ में आ रही है बेटा बात? बाबू, यही चारों बातें इन्होंने भी लिखी हुई है, पढ़ो जी। इवेल्युएट द वेरियस फैक्टर दैट लेड टू द रैपिड ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। पढ़ना नहीं आंसर, कल मैंने एक बात बोली थी आपको, एक क्वेश्चन आया था, व्हाई चाइना लीड इन ऑल द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ये क्वेश्चन आया था ना, मैंने कहा था ये पढ़ लो, ये कहीं और दोबारा आएगा एज इट इज, क्वेश्चन चेंज होगा, वही सारी बातें यहां लिख देना। जो जो चाइना के बारे में जानते हो ना, जो जो बेटा सब चिपका दो, पता लग जाएगा उसने इतनी क्यों ग्रोथ करी। भाई आप जीएलएफ कैंपेन के बारे में जानते हो, वो तो लिख ही दोगे। ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में जानते हो, वो भी लिख ही दोगे आप ऑब्वियसली। और याद कराओ है डुअल प्राइस, नहीं नहीं नहीं, डुअल प्राइसिंग की तो कल बात नहीं करी हमने बेटा। वो क्यों लीड कर रहा था सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में? तूने एजुकेशन बोला था, उसने हेल्थ बोला था, तुम भूल गए हो एजुकेशन और हेल्थ। और मैंने बोला था डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, यानी कि बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी। याद है आपको ये बात हुई थी? उसने स्मॉल स्केल सेक्टर को भी अपने खत्म नहीं होने दिया, याद है बात हुई थी? बस वही लिखना है आप। समझ में आई बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी बाबू, मैं पढ़वाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन बेटा सच में ये देखो, ये वही जैसी बात है, पर मैं एक बार हल्की हल्की सी नजर घुमा देता हूँ। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर फोकस है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के ऊपर फोकस है, वही बेटा स्मॉल स्केल सेक्टर के ऊपर फोकस है, जो मैंने बातें कल कराई थी वही है सब कुछ। बाबू बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बढ़िया। गिव रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, खाली यहाँ लिखा नहीं हुआ, एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा भी हुआ है, बहुत बढ़िया। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैंने नहीं पढ़वाया था वो, ठीक है ना। एनसीईआरटी से हमने बहुत कुछ छोड़ा था इस चैप्टर में, एक स्टेज के बाद जब लास्ट टेबल पढ़ी उसके बाद बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, ठीक है ना। ये टॉपिक वहां से, ठीक है ना जी बाबू। क्योंकि ना लिखा इतना कुछ फालतू हुआ है कि मैं सब पढ़वाऊंगा ना, सब रायता हो जाएगा। जो मैंने क्वालिटी का पढ़वाया ना वो भी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने पढ़वाया नहीं। एक आध क्वेश्चन मुझे पता है पास्ट ईयर क्वेश्चन में से आ जाएगा, तो वहां कर लेंगे, ठीक है जी बाबू। कहते हैं गिव रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्लो ग्रोथ का कारण वो तो आपको पता ही है, ग्रोथ स्लो हो गई है, 6.3 से 5.3 पर पहुंचे। कहते हैं लेकिन पॉवर्टी भी दोबारा अराइज हो गई है, कुछ कारण है इसके स्पेसिफिक, जो एनसीईआरटी ने लिखा वही लिखना है, इसलिए आप गैस भी मत करो, दिक्कत ही होगी आपको, गैस करोगे गलत ही होगा, ठीक है जी। मैं कारण बता दूं बाबू, पहले सोच लो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड एक कारण, दूसरा सोच लो सेकेंडरी सेक्टर से एक कारण, ठीक है ना। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, और बाकी मैं दो कारण और बताता हूं बाबू। जब इनके देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना, देखो हमारे देश में भी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, इनके देश में भी हुआ है, सब आसपास हुआ है,
बेटा इनके देश में ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से नहीं हुआ, जबकि हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन HYV टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की वजह से हुआ। इनके देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ गुड क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान का काफी क्लाइमेट चेंज हुआ जो इनके फेवर में था, जिसकी वजह से बेटा अपने आप ही क्रॉप बहुत ज्यादा होने लगी, जिसका नाम ग्रीन रेवोल्यूशन पड़ गया, पर वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से नहीं था। अब बेटा जैसे जैसे वो गुड क्लाइमेट चेंज वो इंपैक्ट वैनिश हो रहा है, बेटा क्रॉप भी गिरती चली जा रही है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म हो गया। ठीक है, एक कारण है स्लो ग्रोथ का, समझ में आया? क्लियर है? दूसरा कारण बेटा मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी कि इंडस्ट्रीज के लिए कोई एडिक्वेट इंफ्रा आज तक नहीं है उनके पास। ठीक है जी, एक प्राइमरी सेक्टर का कारण है, एक सेकेंडरी सेक्टर का। तीसरा कारण बेटा इंडिया में अगर FDI बहुत ज्यादा आ रही है तो हमारा मेन सोर्स ऑफ फॉरेक्स ना बेटा हमेशा से FDI रहा है। ठीक है ना, अब आप देख भी रहे हो बेटा किस तेजी से FDI आ रही है। ठीक है ना, कितने बेटा फैक्ट्री लगती जा रही हैं और कितनी और लगने वाली हैं। हर किसी को चाहिए ना इस टाइम इंडिया, टेस्ला तक आ गया ना, हर कोई आ रहा है ना, देख लो आप जितने बड़े नाम सोचते हो सब आ रहे हैं ना। अब टेस्ला आ रहा है भैया, क्या FDI समझ रहे हो आप? अरबों डॉलर आएंगे, अरबों डॉलर। ठीक है ना जी, 20 बिलियन 30 बिलियन, लो स्टैट्स भी हमारे सामने है, 30 बिलियन थोड़ी अमाउंट समझते हो इतना फॉरेक्स आना। लेकिन पाकिस्तान में बेटा फॉरेक्स का सोर्स क्या है? बेटा वहां फॉरेक्स का सोर्स FDI नहीं है, वहां तो बेटा आपको पता है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत प्रॉब्लम रहती है, कोई कंट्री नहीं करती वहां इन्वेस्ट। वहां फॉरेक्स का सोर्स क्या है बेटा? जो लोग बेटा पाकिस्तान से गए हुए हैं और मिडल ईस्ट में काम करते हैं, दुबई में काम करते हैं, UAE में काम करते हैं, भैया वहां से जो कुछ कमाते हैं अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो बेटा वो उनके फॉरेक्स का मेन सोर्स है। और आपको भी पता है बेटा FDI जितना फॉरेक्स ला सकता है वो रेमिटेंसेस उतनी फॉरेक्स ला सकती हैं? नहीं ला सकती। परेशानी समझ में आ रही है आपको? दिक्कत समझ में आ रही है? और बेटा फिर वही बात, बाकी जो फॉरेक्स में कर्जे लिए हुए हैं बाकी देशों से वो तो लिए ही हुए हैं, जैसे इंडिया ने लिए वैसे पाकिस्तान ने लिए हुए हैं, तो उनको बेटा रीपे करने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि इनके पास फॉरेक्स के रिजर्व इतने बढ़िया नहीं है। फॉरेक्स का रिजर्व का सोर्स क्या है? रेमिटेंसेस। ठीक है ना, और लोन उतारना होता है अरबों में, ब्याज है अरबों में, वो रेमिटेंसेस पूरी नहीं पड़ती। समझ में आया बेटा सारी बातें? ठीक है जी, एक बार पढ़ना जरा चारों फैक्टर जो मैंने बोले। बाबू ये लिखा हुआ प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड फैक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड, पहले फर्स्ट और फोर्थ पढ़ो। अब सेकंड और थर्ड। ठीक है, ठीक है बाबू, बड़ा खराब से ना वियर्ड से लॉजिक बनाना तभी आंसर याद रहेंगे। मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस ये कहता है जितना वियर्ड लॉजिक ढूंढते हो ना उतनी आसान होता है चीजों को याद रखना, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में ना 3 बातें सबके पास है। सब कह देते हैं भैया रीडिंग रीडिंग रीडिंग, भैया बच्चा रीड करने लग जाता है। सब कह देते हैं अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग, भैया बच्चा अंडरस्टैंड भी करता है। व्हाट अबाउट रिकॉलिंग? अगर वो एग्जाम में रिकॉल ना कर पाए, पढ़ना उसे आता है, समझा उसने, वह अच्छे से लिख लेता है, पर वो रिकॉल ही नहीं कर पा रहा, राइटिंग भी आती है रिकॉल नहीं कर पा रहा, कोई नहीं बोलता उसके बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा पूरा एजुकेशनल सिस्टम ना बाबू 3 डायमेंशनल है, जबकि होना 4th डायमेंशनल चाहिए। रिकॉलिंग कहीं पर कंसीडर नहीं होती, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, आप सुन लोगे समझ लोगे, मुझे पक्का पता लिख भी लोगे, पर बेटा अगर याद ही नहीं आएगा तो क्या करोगे? कोई नंबर नहीं देगा इस चीज के। तो बेटा बड़े खराब खराब लॉजिक याद रखना तभी याद आएगा ये। चलो बेटा कहा था इसकी चर्चा होगी, पास्ट ईयर क्वेश्चन आएंगे, कहा था ना, कहा था ना इसकी चर्चा करेंगे ना, पास्ट ईयर क्वेश्चन आएंगे। एशियन के बारे में तो पता है भैया, खुद को दिक्कत नहीं है। बाबू इसकी फुल फॉर्म कुछ नहीं है बेटा, अपने आप में सभी मेंबर कंट्री के पहले पहले नाम है। ठीक है ना, ब्रिक्स की फुल फॉर्म तो कुछ है ही नहीं बेटा, सभी पहले पहले नाम है बेटा मेंबर कंट्रीज के। एक चीज और बाबू, चलो पहले नाम ही बता देता हूं बेटा, 2011 में बना हुआ ग्रुप है। ठीक है ना बाबू, लगभग इसमें सभी डेवलपिंग कंट्री हैं, एक डेवलप्ड कंट्री हो चुकी है, ठीक है ना, रशिया। ठीक है ना, लेकिन बेटा ये उन लोगों ने ग्रुप बनाया था जो सबसे तेजी से इकोनॉमी भाग रही थी।
ठीक है ना, और बेटा जो अपनी आसपास की कंट्रीज को थोड़ा सा इंफ्लुएंस करने का दम रखती है, जैसे कि बेटा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बेटा सभी डेवलपिंग कंट्रीज है, चाइना आज तक अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बोलता है, ठीक है ना, रशिया डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है ना भैया, सिर्फ एक बैरियर रहता है इंडिया और चाइना के सामने, तो हमेशा वो पॉपुलेशन है, ठीक है ना जी, बाकी कोई बैरियर नहीं है, ठीक है ना, इतनी पॉवर्टी, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट भैया कोई भी देश झेल नहीं पाता, बस सबसे बड़ी समस्या यही है, ठीक है ना। रशिया एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन 2011 तक वो भी अपने आप को डेवलपिंग कंसीडर करता था, तो बेटा ये समझ लो डेवलपिंग कंट्री ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, ठीक है ना, लेकिन ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी बेटा 2011 के, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ने मिलकर ग्रुप बनाया था, और अपनी आसपास की सभी कंट्रीज को क्या कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस करने का दम है इनके अंदर, ठीक है जी, बस ये ग्रुप था ब्रिक्स और कुछ नहीं, ठीक है जी। लो 1 मिनट लगाओ, फटाफट से पढ़ो जल्दी। ठीक है उत्तर, ऑल ओके, ठीक है, बढ़ाएं बात को आगे बाबू, टॉपिक पढ़ना, बाय आर रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग फॉर्म्ड। 2-4 मिनट के लिए छोड़ दू क्वेश्चन, मुझे 2 क्वेश्चन साथ साथ कराने हैं, एक ये और एक और, ठीक है ना, लगभग सेम सेम आंसर है, तो 2-4 मिनट के लिए इसको स्किप कर रहा हूं, ठीक है जी। आगे बढ़ना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन, पढ़ना। ये वैसे बता देता हूं, कल तक मैंने पढ़ा नहीं था, आज तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का इससे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं लगा मुझे, ठीक है जी, पढ़ना बेटा। Define liberty indicator with the help of an example and state its importance। क्या होता है लिबर्टी इंडिकेटर? हाँ, मतलब बता देता हूं चलो बाबू, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ते हैं, हमने पढ़ा एचडीआई बेटा, अगर आप उसमें बेसिकली ब्रॉड ब्रॉड पैरामीटर्स देखो, तो ब्रॉड पैरामीटर्स क्या है भैया, एजुकेशन एक ब्रॉड पैरामीटर है, हेल्थ एक बहुत बड़ा ब्रॉड पैरामीटर है, एक इकोनॉमिक पैरामीटर भी है, जीडीपी पर कैपिटा। तो पैरामीटर आपने क्या लिए, आपने इकोनॉमिक एक पैरामीटर ले लिया, एक हेल्थ को एक पैरामीटर ले लिया, एक एजुकेशन को पैरामीटर ले लिया, आपने कोई भी लिबर्टी इंडिकेटर लिया। लिबर्टी इंडिकेटर मतलब बेटा सिटीजन को कितना सिविल फ्रीडम है, कितना पॉलिटिकल फ्रीडम है अपनी कंट्री में सिटीजन्स को। एचटीआई में ऐसा कोई इंडिकेटर तो नहीं है ना बेटा। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश की क्या हालात क्या है, हमारे देश के हालात तो है सड़क चलता गया मोदी पागल, इतनी लिबर्टी है, इतनी लिबर्टी है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे आपके राइट्स प्रोटेक्ट करता है सिटीजन के, करता है कि नहीं करता, पॉलिटिकल फ्रीडम है कि नहीं है, आप बताओ, आप पूरा का पूरा देश चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो भैया, इनडायरेक्टली मानो आप ही तो देश चला रहे हो। एमपी के लिए कौन वोट करता है, आप ही तो करते हो, आपने एमपी बनाया, एमपी की मीटिंग में डिसाइड होता है पीएम कौन बनेगा, तो इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी हमारे हाथ में ही तो है। तो आप समझ सकते हो बेटा लिबर्टी इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है ना भैया। हमारे साथ लिबर्टी किसको है बेटा, एक बार ना दूसरे देशों में भी झांक लो, जो यहां से बैठने पे बहुत अच्छे लगते हैं ना, एक बार उनकी कंडीशन जाके देख लो, ठीक है ना। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं इस चीज में दुबई का, एक बार वहां पर जाके बोल दो शेख सलमान ये है, गर्दन काट के वहां ना मिले ना बेटा, जो मर्जी कह देना, पता लग जाएगा लिबर्टी इंडिकेटर किसको बोलते हैं, समझ आया ना भाई साहब। हमारे यहाँ पे ये लिबर्टी की हम पीएम को गाली दे देते हैं, राह चलता हुआ गाली दे देता है, ठीक है ना। चलो ठीक है यार, मैंने कौन सी जीके पढ़नी है, जितना इकोनॉमिक्स पढ़ानी उतना आता है, ठीक है। बात समझ में आई, लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब तो समझ में आया आपको, ठीक है जी। बेटा आंसर पढ़ना, क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मुझे पूरे चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगता है, ठीक है ना जी। और ऐसी बात अगर आप लिखाओ तो मुझे लगता है बेटा बस मजा ही आ जाए, और ये भी यही लिखते हैं लगभग लगभग, पढ़ना एक बार। एचडीआई ये तीनों ही तो कंसीडर करता है, एक इकोनॉमिक एंगल मतलब इनकम का एंगल, हेल्थ और एजुकेशन।
कुछ नहीं, बस इतना सही है, एक बार ये पढ़ो, मैं बताता हूँ बाकी तो बात। सिर्फ इतना सही है, ये 6 नंबर में आया क्वेश्चन है। समझ में आई बेटा बात? खत्म। यानी कि घूम फिर के चीज का क्रक्स एक ही है बेटा, सिर्फ इनकम, सिर्फ हेल्थ, सिर्फ एजुकेशन, ये एचडीआई कंप्लीट नहीं होता। आप इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हो, एक भी लिबर्टी इंडिकेटर नहीं देख रहे, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देख रहे, इंसान का डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन नहीं देख रहे, कॉन्स्टिट्यूशन कितना राइट प्रोटेक्ट कर रहा है ये नहीं देख रहे, जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है ये नहीं देख रहे। कोई फैक्टर भी ले रखा आपने लिबर्टी का? समझ में आई बेटा बात? बोल ओके, बढ़ाएं बात को आगे। बाबू पढ़ना जरा, बस क्वेश्चन ही पढ़ना है, आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो सिमिलर स्ट्रेटजी इंडिया और पाकिस्तान की। अरे भैया मैं बोर हो चुका हूं, आप समझो, दिमाग में फिट करो। पता है ना सारी स्ट्रेटजी सेम है, A to Z इंडिया और पाकिस्तान की, तो दो तो क्या ही है पढ़ना। चलो ये क्वेश्चन उसी के साथ है जो मैंने अभी पेंडिंग छोड़ा हुआ है, दोनों साथ साथ ही करेंगे, ये छोड़ दो इसको 2 मिनट के लिए, ये पढ़ना। बाबू जो भी हमने स्ट्रेटजी पढ़ी इंडिया और पाकिस्तान की सिमिलर, अब यहां पर उसने बोला पाकिस्तान ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करी, वो पाथ बताओ, तो वही तो स्ट्रेटजी लिखनी है, और क्या लिखना है? ठीक है ना जी, वही मिक्स्ड इकोनॉमी, वही सब कुछ, ब्ला 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 ब्ला। डेमोग्राफिक इंडिकेटर के बेसिस पे इंडिया पाक चाइना को कंपेयर करना, भैया टेबल याद कराई हुई है। ऐसे अच्छे लगते हैं मुझे क्वेश्चन, क्या तुम करा रहे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर सारे बता दोगे ना? 9 ही तो है, मतलब स्टैट्स नहीं, वो तो बता दोगे, 4 के स्टैट्स भी पता है, रैंक भी पता है, सब कुछ तो बता दोगे, और बचेगा क्या ही? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एन्यूमरेट द सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन चाइना, और सेम क्वेश्चन है फॉर पाकिस्तान। देखो बेटा मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में लिखना क्या है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। वो याद है आपको जीडीपी ग्रोथ रेट, वो डेटा पड़ा था 1980s to 90s और 15 to 17, याद है? चाइना में अगर ग्रोथ हुई थी तो क्यों हुई थी पता है ना? वही सब सक्सेस के कारण लिख देना, फेलियर हुआ तो क्यों हुआ था पता है ना? अब क्या बोल लूं मैं? वो याद है करप्शन, वो याद है यूरोपियन कंट्री ने डिस्करेज करा था, प्रोपेंसिटी टू सेव बड़ी थी, वो याद है ब्रेन ड्रेन, चारों फेलियर पता है, पाकिस्तान के फेलियर पता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ब्ला 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 ब्ला। अभी तो इतना कुछ पढ़ लिया चैप्टर में, ठीक है ना? पाकिस्तान के फेलियर के कारण ही पढ़ रहे हो एक तरीके से। किसकी? बाबू 6.3 तक तो पहुंचे ही थे ना, ठीक है ना? इकोनॉमिक रिफॉर्म तो वहां पे भी था ना, पब्लिक सेक्टर ने एक बार बहुत अच्छा काम किया ही था ना, वहां पर भी किया था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन वहां पर भी आया था ना, नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वहां पर भी हुई थी ना, मिक्स इकोनॉमी तो उन्होंने भी अडॉप्ट की थी ना। ठीक है जी, ऑल ओके। बस अब दो, हैं जी? अरे छोड़ो यार, हाँ अपने अंदर झांक लेते हैं बस अब हम। चलो जी बेटा, दो क्वेश्चन मुझे जो साथ साथ कराने हैं, बस दो ही बचे हैं बेटा मेरे पास, जो दो क्वेश्चन मुझे साथ साथ कराने हैं ये भी समझो, इधर देखना प्लीज, मेरी तरफ देखो, ये क्वेश्चन पढ़ना। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक ठाक, बहुत ठीक ठाक। What are the various means by which countries are trying to strengthen their own domestic economies? कसम से बता रहा हूं, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ जाए, चैप्टर नहीं ढूंढ पाओगे कौन से चैप्टर से है, सच बता रहा हूं बिल्कुल, ठीक है ना? एक बार सच सच बता देना, चैप्टर पता लगता? कभी ना पता लगता। तो इसलिए कह रहा हूं बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कभी नहीं पढ़ते हम, पढ़ लो एक बार ढंग से। What are the various means by which countries are trying to strengthen their own domestic economy? क्या क्या मीन्स का यूज कर रही हैं कंट्रीज आज की तारीख में अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए? बाबू देखो, दो बातें तो ये ना बहुत तगड़ी लिखी, बहुत ज्यादा तगड़ी लिखी बेटा। इसने ना क्या करा, इंट्रोडक्शन से ही लिंक कर दिया। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था बेटा, कंट्रीज आज की तारीख में अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए इकोनॉमिक और रीजनल ग्रुपिंग्स बना रही हैं, जस्ट लाइक सार्क, एशियन, ईयू, G8, G20, ब्रिक्स, सब पढ़े हमने। पहली बात तो यही लिखनी है,
पहली बात तो यही समझ में आ गई बात। दूसरी बात, अब वो देखिए रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग सच में क्यों बनती है? रीजनल कॉपरेशन के लिए, इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, दो कंट्री आपस में कॉपरेट करती रहे बेटा, तभी ग्रो कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी होता है बेटा, अगर आप एक ग्रुप बना रहे हो तो बेटा एक कंट्री को दूसरी कंट्री में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मतलब एक ऑब्वियसली हमें तो नहीं, सिटीजन्स को तो नहीं, लेकिन बेटा हाँ पीएम्स को बड़े लेवल पे तो फ्रीडम बहुत ज्यादा मिल जाती है ना जाने की। और बेटा इससे आप एनालाइज कर पाते हो ना कि सामने वाली कंट्री ग्रो कर रही है ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करके। आपको पता लग जाता है कि यार हाँ हमारी सच में ये स्ट्रेंथ है, हमारी ये वीकनेस है, हमारी कंट्री में ये गलत चल रहा है। आप सेम पॉलिसी फॉर्मुलेट करके बेटा अपनी कंट्री में भी ग्रो कर सकते हो ना। बेटा जीएसटी हमारे देश में नहीं था और जीएसटी हमारे देश की उपज भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन देखा ही है ना बड़े लोगों ने कि यार दूसरी कंट्री ग्रो करती है जीएसटी आ जाने से। 30 से ज्यादा कंट्री में जीएसटी था इंडिया से पहले, इंडिया ने 30 के बाद लगाया। आपको लगता नहीं है रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग का मेंबर बनने के बाद फायदा हुआ होगा? जब दूसरी कंट्री में आप जाते हो उनकी सक्सेस देखते हो तो ये भी तो देखते हो क्या कर रहे हैं वो। सर क्यों ला रहे हैं हम बुलेट ट्रेन? लग नहीं रहा क्या दूसरे देश से अडॉप्ट किया हुआ? जापान सक्सेसफुली रन नहीं कर रहा, ग्रोथ नहीं कर रहा, कैसे आ गई है वंदे भारत एक्सप्रेस? कभी दिमाग लगा के सोचा है आपने कि दूसरी कंट्री में जाके उन बेटा हम अपनी वीकनेस जान पा रहे हैं। जब हम दूसरी कंट्री में इतना विजिट करते हैं तो हमारे को अपनी वीकनेस भी पता लगने लग जाती है, और सेम चीजें हमारी इकोनॉमी में भी फायदा दे सकती है ना। समझ में आ रहा है बेटा क्यों इकोनॉमिक और रीजनल ग्रुपिंग का मेंबर बनना जरूरी हो जाता है? अब बेटा पिछला ना क्वेश्चन यही था कि रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग का मेंबर बनना क्यों जरूरी हो जाता है। मैंने उसका आंसर भी कर दिया, 2 पॉइंट यहां से भी पता लग गए, ठीक है जी। पहला तो पॉइंट क्या लिखोगे, कैसे बेटा अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकते हो? बाय फॉर्मिंग अ रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग। दूसरा बेटा जब रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग बन जाती है तो दूसरी कंट्री में जाना आसान है, वहां की पॉलिसी देखना आसान है, वीकनेस स्ट्रेंथ जानना आसान है। 2 बातें हो गई। तीसरा लिबरलाइजेशन को बेस बनाना, चौथा ग्लोबलाइजेशन को। हो गया आंसर। बेटा जितनी इंटरफेरेंस गवर्नमेंट कम करती है ना उतनी इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करती है, लिबरलाइजेशन। जितना आप ग्लोबलाइजेशन करते हो, जितना बेटा आपके प्रोड्यूसर और बेटा प्रोड्यूसर के लिए मार्केट खुलती है, उसके लिए बेटा एक्सपोर्ट करना आसान होता है, उतना और ग्रो करते हो, बस खत्म। ठीक है जी। अब यही बात चलो मैं कंफर्म कराना चाहूं तो चलो ये देखो रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग वाली बात आ गई। ये वही स्ट्रेंथ और वीकनेस वाली बात है जो मैंने अभी बोली, और वही पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात। थर्ड और फोर्थ बात पढ़ लो अगर आपको लग रहा हो जल्दी से। रखते हाथ के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।